चलेंगे पहली क्लास है तो सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास से पढ़ेंगे। पॉलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। जब संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो हमारा लगभग आधा घंटा हिस्ट्री में निकल जाएगा, क्योंकि भारत के संवैधानिक विकास कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से होता है। तो हम लोग थोड़ा उसके फैक्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास को देखेंगे। तो सबसे पहले प्लासी की लड़ाई कब होती है, बता दीजिए थोड़ा सा। सत्रह सौ ठीक है, सत्तावन। बिल्कुल 1757 में क्या होती है, प्लासी की लड़ाई होती है। उसके बाद मतलब 27 जून बक्सर की को लड़ाई होता है होती ना। है। बिल्कुल 23 जून 1757 को मतलब क्या होती है, प्लासी की लड़ाई होती है। उसके बाद हम लोग बक्सर की लड़ाई पे चलेंगे। बक्सर की लड़ाई जब ब्रिटिश जब जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र इनके हाथों लग जाता है, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्षेत्र जब इनके हाथ लग जाता है तो इनको लगता है भाई साहब भारत में शासन व्यवस्था चलाने रखने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उन्हीं नियमों के चलते भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। अब यहीं पे देखोगे बिहार और बंगाल इनको मिलेगा दीवानी के लिए, ठीक है। और जब दीवानी के लिए जब राजस्व का मामला आएगा तो चीजें उलझने लगेगी। और वहीं से आपका संवैधानिक विकास आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है, ठीक है। पहले 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी हुई निम्न प्रकार से, क्योंकि सबसे पहला एक्ट जो इंडिया में इनका बन कर आता उसको क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग पहला एक्ट है। रेगुलेटिंग का रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना, नियमावली होती है, ठीक है। भारत में जब ब्रिटिश सत्ता जब अपने चरम पे धीरे धीरे मतलब क्रमवार तरीके से बढ़ रही थी, तो इनको अपने प्रशासन को नियमित करने के लिए एक्ट को लाना पड़ा, जिनको हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस रेगुलेटिंग में क्या क्या चीज था इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो थी, तो भारत में गुड ईस्ट इंडिया आफ्टरनून कंपनी सर। के कार्यों को, गुड आफ्टरनून, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है। माइक बंद कीजिए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर बात करेंगे पहला कदम कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इस एक्ट में क्या था, तो इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। संसद कहाँ पे थी, संसद तो ब्रिटेन में थी, लेकिन इसी एक्ट के द्वारा आप देखोगे कि संसदीय शासन पे, ठीक है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इससे पहले बात करें, इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मतलब इस नहीं मिली थी मान्यता, लेकिन इस एक्ट में कंपनी के, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, ठीक है। अगर पूछेगा किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के, ठीक है, प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, तो क्या बताएंगे। रेगुलेटिंग सत्रह सौ 1773। तिहत्तर का बिल्कुल सत्रह रेगुलेटिंग सौ तिहत्तर का रेगुलेट। इस एक्ट में एक बहुत प्रमुख बातें क्या थी, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब जरा चीजों को समझ, दो तरह का प्रशासन होता है। एक प्रशासन होता है केंद्रीय प्रशासन होता है, एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या होगा, केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जो केंद्र के सेंटर में होगा मजबूत होगा। जैसे हमारे यहाँ दोनों तरह का हमारे यहाँ दोनों तरह का प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन हमारे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो केंद्रीय प्रशासन के भाग है। हमारी सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पे केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें विशेषता क्या आ जाता था, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। पहला क्वेश्चन यही बनता है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तथा इसमें देखिए केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत के एग्जाम्पल कैसे मानेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें बंगाल के गवर्नर के अधीन मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया, ठीक है। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को अधीन जब बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए, तो जाहिर सी बात है मुंबई और मद्रास के गवर्नर का पावर कम हो गया। तो इसीलिए बोलते इसी एक्ट में मतलब क्या था, तो इसी एक्ट में केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई। और इस एक्ट के तहत बनने वाला जो पहला जो गवर्नर जो था, कौन सा गवर्नर था, वारेन क्या नाम हेस्टिंग। था, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था इनका, वारेन वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। हेस्टिंग। चलिए इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। कौन कौन थे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। किसी भी तरह का फैसला करना होता था तो क्या करते थे, ये सारे आपस में निर्णय लेते थे, तभी होता था। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 73 का अधिनियम था, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब होती है, 1774 में सर। बिल्कुल 1774 में होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, एलिजा मुख्य इम्पे। न्यायाधीश सर का नाम क्या है, एलिजा बहुत शाह। सुंदर, ठीक है। बिल्कुल सर एलिजा इम्पे जो थे, और 3 अन्य न्यायाधीश का नाम याद रखिए, एक का नाम चैम्बर्स था,
लिमेस्टर था, हाइड था, ठीक है, ध्यान में रखें। अगर याद ना रहे तो इसको याद करने का तरीका है HCL, H से हाइड, C से चैम्बर, L से लिमिस्टर। 3 अन्य न्यायाधीश थे। बाकी अगर बात करूंगा, एक जो थे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजा इम्पे, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम में और भी महत्वपूर्ण चीजें क्या थी? कंपनी के अधिकारी जो थे, या फिर कंपनी के जो मतलब जो कंपनी के जो कह लीजिए कर्मचारी जो थे, निजी व्यापार करते थे, मतलब कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करते थे, तो इस एक्ट में उनके निजी व्यापार करने पे प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय से न तो उनको उपहार ले सकते थे और न भारतीयों से रिश्वत ले सकते थे, मतलब भारतीयों को किसी भी तरह का फेवराइज करने की बात नहीं की गई थी। इस सारे चीजों पर प्रतिबंध ही लगा दिया। इस एक्ट में देखोगे सर की आवाज आ रही है इस क्या? एक्ट में नहीं। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। अब इसी अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जो कि कंपनी में मतलब क्या करती, कंपनी पे इनका नियंत्रण सशक्त हो गया। ऐसे भारत में राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। पहला मुख्यतः मतलब क्या थे? पहला मुख्यतः मतलब क्या करते थे, केवल व्यापार करते थे, लेकिन अब जाके भारत की मतलब अन्य चीजों का मतलब वो मतलब क्या देने लगे, ब्रिटिश सरकार को भी मतलब क्या देने, जानकारी देने लगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद ठीक है, इसमें इस एक्ट में बहुत सारी खामियां थी। 1773 का एक्ट जो आया, इस एक्ट में बहुत सारी खामियां थी, और उस खामियां को ठीक करने के लिए एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को सुधारना, कोई ठीक है। चीज को तो सेटल करना। 1773 के एक्ट में कुछ खामियां थी। उस खामियां को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता। अब खामियां क्या थी? तो खामियां देखोगे से मतलब यहाँ पे आप देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो हो गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास कौन सा पावर रहेगा और गवर्नर के पास कौन सा पावर रहेगा, इन सारी चीजों का बंटवारा नहीं किया गया था। तो बार बार इनके साथ उच्चतम न्यायालय के साथ गवर्नर का तू मैं हो जाता था। इन्हीं सबको सुधारने के लिए क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आएगा? 1781 में। बिल्कुल, 1781 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही थी, उच्चतम न्यायालय क्या बोल रही थी, मेरा अधिकार है, लेकिन बोला गया नहीं, ये जो है किसका अधिकार है, तो कलकत्ता की सरकार को अधिकार है, ठीक है, ध्यान में, विधि बनाना। अब उसके बाद देखेंगे वहां का प्राइम मिनिस्टर विलियम पीट बनते हैं, और 1784 में एक एक्ट आता है जिसको हम लोग पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। पीट्स नाम जो है वहां का प्रधानमंत्री का था, जिनका हम लोग क्या बोलते हैं, विलियम पीट पूरा नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 1784 का पेश इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस एक्ट में क्या देखने को मिलता है, दोहरा प्रशासन आपको देखने को मिलता है। दोहरा प्रशासन में एक जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था राजनीतिक मामलों के थे, याद रखेंगे। जी क्या था? सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी था, बोर्ड और ऑफ क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोलर भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या संभालते थे, क्या बताएंगे? व्यापारी व्यापारी का मामला। बिल्कुल, व्यापारिक मामला, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या संभालते थे, क्या ये बताएंगे? राजनीतिक ठीक है, मामला। बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें की बात करेंगे। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। बहुत वीवीआई है, कई बार पूछा से किस चार्टर अधिनियम में, ठीक है। जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका सैलरी जो था भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई, तो 1793 के एक्ट में। और इसमें में एक चीज और भी आई थी, आप यहां से देखोगे तो क्या, तो यहीं से आपको 20-20 साल तक आगे आपको दिखते जाएगा। कितने साल तक दिखेगा? 20-20 साल तक चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1793 20 साल जोड़िए, क्या आएगा? हाँ, 1793 मेरा 20 अगला एक्ट जो आएगा 1813। 1813 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सबसे पहले कंपनी को कब मिला था, कितने वर्षों का व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला था? शुरुआती दौर में जब कंपनी की स्थापना हुई थी, एक अधिकार 20 सालों के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 15 वर्षों के लिए मिला था, 20। 73 से 81 31 दिसंबर 1600 से 15 हाँ, वर्षों के लिए। 15 वर्षों तक मिला था, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या था, 1813 वाला में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, और कंपनी के भारत के व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। 1813 में कंपनी को भारत में व्यापार करने के एक अधिकार को छीना गया, लेकिन 2 मामलों में उनको व्यापार करने के लिए रहने दिया गया। वो कौन सा मामला था? तो पहला मामला की बात की, चाय का व्यापार,
बिल्कुल। और दूसरा जो था चीन के व्यापार, ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें मतलब कंपनी का सब 20 वर्षों के लिए आगे भी बना हुआ रहा, लेकिन 33 में जाके ये भी आपका क्या होता है, छीन जाता है, ठीक है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए, ठीक है, चाय और चीन को छोड़ के। 1813 से पहले ईसाई पादरियों के भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। ये भी प्रश्न पूछता है किस एक्ट में ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाइयत की प्रचार करने के लिए आने की अनुमति दी गई, तो क्या बताएंगे? 1813 ये साल 1813 1813 के एक्ट में, ठीक है, 1813। परंतु 1813 का अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों की आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई, ठीक है। आप चलेंगे फिर 20 साल के बाद 33 का एक्ट आएगा। तो 33 का एक्ट कौन सा था? आप 33 के एक में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे 33 का नियम देखते हैं। इस नियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः मतलब क्या हेलो थे, समाप्त कर दिए गए, ठीक है। बताइए। सर, 1813 में ना 1 लाख रुपया जो दिया था कि हर हाँ हाँ, लेकिन वो कभी प्रयोग नहीं हो महीने पाया खर्चा था, होगा, मतलब उसको उस पे प्रयोग क्या नहीं हो बोलते पाया। हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी था, वो भी था, छापे ठीक है। की। वो हम लोग हाँ बिल्कुल वो भी था, लेकिन वो इतिहास में पढ़ना, हम लोग अभी संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, शॉर्ट टर्म में ही निकलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या था 1833। चैनल से अच्छा, आइएगा, रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए चैनल इसी लॉक में था करो, ना ठीक सर? है। हाँ इसी में था, 13 वाला एक्ट में ही था, ठीक है। 1833 का चार्टर नियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखेंगे तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के साथ था उसको भी मतलब ठीक क्या है। गया, उसको भी मतलब हटा दिया गया, ठीक है। अब कंपनी का काम क्या रह गया? 1833 में बात करें कंपनी का काम क्या रह गया, तो कंपनी का काम ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया, ठीक है। व्यापार करना पूरा तरह से इनको हटा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार जो पहला जो गवर्नर बना, कौन था पहला गवर्नर? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में अब यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। जैसे 73 के एक्ट में आप क्या देखते हो, यहाँ पे देखेंगे केंद्रीकरण। 73 केंद्रीयकरण था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन आपको दिखेगा। रीजन क्या था? तो बंबई तथा मद्रास के परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस, सॉरी यहाँ पर उल्टा बता दी, उसमें था केंद्रीय, इसमें फिर से ले लिया जाता है, ठीक है। इसमें और अधिक मतलब क्या होता है, केंद्रीयकरण देखा जाता है, ठीक है। मतलब विधि निर्माण करने की शक्ति जो था बंबई और मद्रास के पास जो था ना, उसको पूरी तरीके से ले लिया गया था। इसमें केंद्रीयकरण का थोड़ा विकास होता है, ठीक है। मतलब बंबई जो था और मद्रास जो था वो अपना अपना परिषद के लिए विधि बना सकते थे, उन विधि को मतलब क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। विधिक परामर्श से तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। और ऐसा जो विधि सदस्य जो बना था कौन था, नाम पता है क्या? मैकाले थे। मैकाले, ठीक है, बिल्कुल मैकाले था। गुड आफ्टरनून सर। भारत में, गुड आफ्टरनून। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, लेकिन इस समय होता नहीं है। कब होता है वो, क्या बताएंगे? 1843 में जाके 1843 में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूर्णतः समाप्त हो जाता है 1843 में, क्योंकि 1833 के एक्ट में ही थी, लेकिन होता जो है 1843 में होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या सारी चीजें थी, तो वो भी देखते हैं। भारत में दास प्रथा को विधि का विरुद्ध मतलब घोषित किया गया। आप एलन वरों पे आ रहे हैं, हम आ जाएंगे, लेकिन ये आ रहे, लेकिन इतिहास की क्लास नहीं, पॉलिटी के क्लास है, इसलिए हम इतिहास के फैक्ट को छोड़ रहे हैं, वो सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हमारा संवैधानिक विकास देखना, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो एलन वरों ने किया था, धारा 5 के तहत किया था, वो सब पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। मॉडर्न का क्लास हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास बता रहे हैं, जिसमें क्या क्या फैक्ट है, भारतीय संविधान का क्रमवार विकास कैसे हुआ, उस पर हम लोग केवल बात कर रहे हैं। तो एलन वरो वगैरह भूल जाइए, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, धारा 5 भी कह ही दीजिए, ठीक है। तो 1843 में देखेंगे तो इसका उन्मूलन कर दिया गया, जो कि मतलब 1833 के एक्ट में ही था। देखेंगे अधिनियम की धारा 87 के तहत, ठीक है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मजात, मूलवंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, ठीक है। ये आर्टिकल 15 में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कंपनी ने धारा 87 का प्रयोग किया। इसके तहत कंपनी के कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ काम करना चाहे, ठीक है, उनको मतलब किसी भी तरह का जाति, धर्म, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। गवर्नर के जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। देख रहे गवर्नर के पावर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की 1834 में
मैकाले जो था उसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी मतलब क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये साल भी पूछता है, प्रथम विधि आयोग किसके बनाएगा, मैकाले की अध्यक्षता में बनाएगा, कब बनाएगा, 1834 में बनाया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर 20 साल के बाद चलेंगे, 33 के बाद फिर कितना आएगा, ये 53 वाला आखिरी था, इसको देख लेते हैं। 53। ठीक है, आप चलेंगे 53 में। यहाँ पे क्या क्या होता है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जो होता था रिकमेंड किया जाता था, या फिर किसी भी व्यक्ति को जो लगता था उस पद के लिए काबिल है उनको दे दिया जाता था। लेकिन अब 1853 के एक्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पद, जो कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद जो होंगे उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ठीक है। हाँ, इसके लिए सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए था, आप देखो मैकाले समिति की पहले नियुक्त की गई। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, मतलब विधायी कार्यों को अलग कर दिया। अब प्रशासनिक कार्यों को भी इसी अधिनियम में अलग कर दिया गया था, ठीक है। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और जिन्हें क्या बोलते थे, विधान पार्षद बोलते थे, ठीक है। जो कि अभी भी उस समय वाला तो नहीं है, लेकिन अभी भी आपको 6-7 राज्यों में अभी भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप चलेंगे 53 वाला खत्म हो गया, ठीक है। 20 साल वाला नहीं आएगा। बीच में क्या होता है, नहीं आने का रीजन क्या था, तो 1857 की क्रांति आ जाती है, ठीक है। तो फिर 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। 1857 की क्रांति में सब कुछ उलट फेर हो जाता है, तो कंपनी एक व्यापक भारत शासन ये अधिनियम जो लेकर आती है, ठीक है। ये जो 6 चार्टर, पार्षद चुने गए थे, कौन से क्षेत्रों से चुने गए थे? हाँ, ये जो 6 पार्षद जो नए जोड़े गए थे, फिर इनको कौन से क्षेत्रों से जोड़ा गया था? ये नहीं, 1853 किस क्षेत्र, के तहत जो 1853 में 6 पार्षद जोड़े गए, तो मतलब कहाँ से आए थे सो? हाँ हाँ, कौन से प्रांतों से? प्रांत वही था उस समय, बिहार था, एक बंगाल था, एक यूनाइटेड बिहार प्रोविंस नहीं होगा, होगा ना, एक बंगाल ही होगा ना संयुक्त बस। प्रांत था नहीं? NWF हो बंगाल, जाएगा, हाँ वही बंगाल हो जाएगा। एक NWF था, एक और भी था, ठीक है। 6 का तो नाम याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो बंगाल, संयुक्त मद्रास, प्रांत बम्बई और था ना? आगरा, इन चारों क्षेत्रों से ही जोड़े गए थे, 6 चुने गए हाँ, थे। प्रेसिडेंसी से टूटे नहीं। जी। चलिए ठीक है, आप चलेंगे। तो ये 1853 के बाद तक क्या होता है, बीच में तो भारत क्या बोलती है क्या होता है, ये 1857 की क्रांति आ जाती है, तो आगे बढ़ नहीं पाता। 1857 की क्रांति के 1 साल के बाद भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है। और इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो सबसे पहले भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, ठीक है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ठीक है। 15 सदस्यों वाला मंत्री परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 मतलब क्या होता है, ब्रिटिश होते थे, और 7 सदस्य कंपनी, सॉरी 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, और 7 सदस्य जो होते थे कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया यहाँ पे, ठीक है। मुगल सम्राट के पद को मतलब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखें, इसी एक में मुगल पर सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता था। आखिरी मुगल शासक जानते ही बहादुर शाह जफर सेकेंड होंगे, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कब बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल? स्पीड्स इंडिया बिल्कुल 1784 के एक्ट में था, उसको मतलब 1784, ठीक है। उस एक्ट में जो बना था उसको मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन के संचालन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत का राज्य सचिव, जिसको सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। जो रहता कहाँ था, वो कहाँ रहता था, लेकिन भारतीय मामले में निर्णय उसका अंतिम होता था। कहाँ रहता था वो रहता तो लंदन में। ब्रिटेन में ही था ना। लंदन में था, ठीक है, बिल्कुल लंदन में रहता था, ठीक है। लेकिन वो मतलब एक तरह से उसका पद जो था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मतलब सदस्य के टाइप का होता था वो, ठीक है। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति मतलब उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पे उसका संपूर्ण नियंत्रण होता था, उसी का वाक्य अंतिम होता था, ठीक है। अब आगे चल के मार्ले मिंटो देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड देखेंगे, तो उसमें एक सचिव था, एक जो था क्या भारत का वायसराय होगा। चाहे वह नीति के विषय में हो या फिर अन्य ब्यौरे के विषय में, उसका निर्णय जो था अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का क्या रख दिया गया, तो वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और पहला जो वायसराय की बात करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आएगा 1861, ये वाला थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1861 में क्या था, इसको 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम की विशेषता है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का क्या किया गया, विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का मतलब क्या हुआ, जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है,
ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ध्यान में रखेंगे, मतलब किसे? पोर्टफोलियो बांट दिया गया था, चलो तुम इस विभाग को देखोगे, तुम उस विभाग को देखोगे, तुम उस विभाग को देखोगे, ठीक है। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो होता है, अगर ये ना रहे तो पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक है। 1861 के एक्ट में था, इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो थी 1861 के एक्ट में दिया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और ये अध्यादेश जो होता था, अभी जो अध्यादेश का जो है ना 6 सब क्या था, 6 महीना 6 सप्ताह, वही वाला सेम था, ठीक है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं उसमें, ठीक है। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी कि ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र मतलब क्या होती थी, 6 महीने होती थी। अभी भी 6 महीना, उस समय भी 6 महीने थी, ठीक है। मतलब 6 महीना के बाद उसको पारित करवाना ही पड़ता था। गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी मतलब प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत जो थी पहली बार यहीं से होती है, ठीक है। और भारतीय जो था कुछ, ठीक है, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, अगर लगे उसको ऐसा तो, ठीक है। और इसी के समय 1862 में जो थे 3 लोगों को शामिल किया जाता था, किया गया, जिसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और एक जो थे सर दिनकर राव को विधान परिषद में वायसराय के द्वारा क्या किया गया, मनोनीत किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1873 का अधिनियम। इसमें 1873 के अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को ये औपचारिक रूप से बंद कर दिया। 1861 वाले से ना विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, जो हाँ, 1763 1861 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि प्रांतों को अपने कानून बनाने का अधिकार फिर से लौटा दिए गए थे, जो कि उनसे छीन लिए गए थे, ठीक है। 33 में छीने गए थे, फिर 61 में दे दिए जाते, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे 1873 का अधिनियम। कंपनी का शासन व्यवस्था तो देखेंगे, व्यापार करने की शक्ति तो देखेंगे उनसे छीन लिया गया था 1858 के अधिनियम में ही। लेकिन कंपनी समाप्त नहीं हुई थी, कंपनी भारत से बाद में जाती है। अगर पूछेगा कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया, तो बहुत लोग उसमें 1858 लगा के आते हैं, लेकिन देख लीजिएगा पूछ क्या रहा है, ठीक है। कंपनी के प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन कंपनी भारत में चल रही थी, इनको पूरी तरीके से 1884 में बंद किया गया, ठीक है। 1884 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, जो कि किस एक्ट में था, तो 1873 का अधिनियम था, सॉरी 1873 ईस्वी का अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा एक उपबंध किया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था, और मतलब इसको पूरी तरीके से 1884 ईस्वी में जाके औपचारिक रूप से मतलब क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 76 में आता है, जिसको मतलब शाही उपाधि अधिनियम बोलते हैं। इस समय आप देखोगे तो 76 में ही देखेंगे तो ब्रिटिश महारानी जो थी विक्टोरिया, जिसको भारत सामग्री घोषित किया गया, ठीक है, क्या किया गया, भारत सामग्री इनको घोषित किया गया। 1876 में किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य नियुक्त किए गए, उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग को बोलेंगे पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब चलेंगे 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया का भारत क्या किया गया, भारत सामग्री भी इनको घोषित कर दिया गया। आप चलेंगे 1892 का अधिनियम, थोड़ा बढ़िया अधिनियम है, इनमें कुछ कुछ अधिकार दिए गए, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, समझेंगे जरा इसको। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अगर पूछेगा क्या थी, तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी, क्या बताएंगे, बताइए जरा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। आप देखिए बीपीएससी ना, बीपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछता है, बीपीएससी 1892 ईस्वी के भारत परिषद नियम की इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था, इसी में से 4 को 5 को ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा, या फिर कौन था कौन नहीं था, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की बात करेंगे तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम में ही आपको देखने को मिलता है। साथ में इसमें और क्या था, तो इसके द्वारा राज्यसभा में वे अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे इसमें मतलब बहस भी कर सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे बजट पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1892 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन मुख्य बातें क्या थी, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो थी 1892 में देखने को मिलता है। उसके बाद चलेंगे, आप चलेंगे कहाँ पे, तो 1800 मतलब 1909 में चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, 1909 में चलेंगे, ठीक है। 1909 में को क्या बोलते हैं, 1909 के भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार, ठीक है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस एक्ट में क्या था, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसमें क्या होता था, तो इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, समझ रहे हैं ना। इसको क्या बोलते थे, इसको पृथक निर्वाचन बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, इसको पृथक निर्वाचन कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पे क्या इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिकता को वैधानिकता किस एक्ट में दे दिया गया था? 1909 में। कब दे दिया गया? 1909 में। ठीक है, किसमें दिया गया? 1909 में दे दिया गया। मतलब सांप्रदायिक अधिकार को उसको एक तरह से देखेंगे तो वैधानिक अधिकार दे दिया गया, वैधानिक मंजूरी दे दी गई 1909 के एक्ट में। और इसके तहत जो व्यक्ति जो था, जो ये लेकर आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे? क्या होगा? मार्ले होगा कि मिंटो होगा? माल्टो ठीक है, मिल्टो। मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मिंटो जो थे भारत में उस समय भारत के क्या वायसराय हुआ करते थे। और लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, लॉर्ड मार्ले क्या थे? उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे। तो लॉर्ड मिंटो के भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। दूसरा क्या था इसमें? तो भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषदों पे नियुक्ति की गई। भारतीयों को, ठीक है, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पे वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पे प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे पूछता है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें दिया गया? 1909 के एक्ट में। मत देने का अधिकार की बात करेंगे 1901 में। किस पे? बजट पे। बजट तो आप देखेंगे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, बजट पे बहस करने का कार्यकारिणी को प्रश्न पूछने की शक्ति तो दे गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो बजट पे, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने, पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार जो था 1909 के एक्ट में दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और ऐसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। क्या नाम था इनका? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे सत्येंद्र प्रसन्न होगा। क्या होगा? नाम गलत लिखा हुआ, प्रसाद नहीं है। एक्चुअली में उनका नाम प्रसन्न था। क्या था? प्रसन्न नाम हुआ करता था, प्रसाद नहीं है। ठीक है, गलत लिखा हुआ। ठीक है, और उन्हें मतलब कौन सा सदस्य बनाया गया? तो उन्हें मतलब विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो अलग प्रतिनिधित्व के मुख्यतः बात की सांप्रदायिक को लेकर जो सबसे बड़ा जो था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे, इस समय देखेंगे 1909 में क्या क्या चीजें थी। तो लॉर्ड मार्लो की बात करें तो उस समय इंग्लैंड के भारत के क्या हुआ करते थे? क्या हुआ करते थे, क्या बताएंगे? बस राय। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बात को वायसराय नहीं थे, क्या थे ये? सचिव। भारत के सचिव थे। फिर लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो क्या थे? बिल्कुल ठीक है, मिंटो की बात करेंगे, मिंटो जो क्या थे? तो मिंटो जो थे क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक, एक मिनट, सबसे कम समय तक चलने वाला जो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था, क्योंकि 1909 में आया। और फिर से आप देखोगे 1919 में आ जाता है भारत शासन अधिनियम आ जाता। बताइए बताइए। बोल रहा था सर 1909 के टाइम में। हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि 1909 के टाइम में लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड में भारत का राज सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था, और इसके अलावा भी गवर्नर जनरल का परिषद भी एक काम कर रहा था ना। क्या? तीन बॉडी रन कर रहा था ना। एक लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत का सचिव करता था 1909 के टाइम में। हाँ समझ गए। उसके बाद बताइए ना, तीसरा बॉडी कौन सा रन कर रहा था? तीसरा बॉडी कौन था? एक तो समझ गए कि आपका वायसराय हो गया भारत में, एक भारत सचिव हो गया इंग्लैंड में, और एक कौन था? एक और भी कोई था क्या? हम तो दो ही पर हैं। दो ही तो था। दो ही था, दो था। दो ही तो हमने भी पढ़ा है। तीसरा जनरल का परिषद तीसरा मिलता है तुम? अरे गवर्नर जनरल का परिषद जो होता काम था कर रहा था मतलब ना? गवर्नर जनरल के अधीन ही काम करता था। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना गवर्नर जनरल का परिषद गवर्नर से अलग था। ठीक है,
वो समाप्त कर दिया गया था, आई थिंक पहले 1909 से पहले ही समाप्त हो गया था परिषद। अगर परिषद बनता भी था, गवर्नर का उसमें जो होता था ना, गवर्नर का जो डिसीजन जो होता था वो सर्वासर्वी होता था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या नहीं, प्रश्न? वायसराय का ना फिर सर, वायसराय का हाँ हाँ, वही वायसराय है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो 1919 के एक्ट में क्या था? तो भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे, इसको मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम जो था राज्य परिषद था, दूसरा जो था केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है, पहला कौन सा था? केंद्र में। कहाँ पे बात हो रही है? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। पहला जो था, प्रथम जो था राज्य परिषद था, दूसरी तो केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा वर्तमान स्वरूप में लोकसभा, और यहाँ पे राज्य परिषद की बात कर लीजिए, जो कि मतलब राज्यसभा हो गया। ठीक है, यही केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, बम फेंका गया था। किनके द्वारा? इनके द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या की बात करें 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144 हुआ करती थी। ठीक है, उस समय 1960 और मतलब 144, 60 में से 34 जो थे निर्वाचित होते, तो बाकी मनोनीत थे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखेंगे। जिनमें से 104 जो थे निर्वाचित थे और 40 जो थे मतलब क्या होते थे? मनोनीत होते थे। कहाँ पे? तो केंद्रीय विधानसभा में। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। मतलब राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का। बेसिक प्रश्न है, ये सब पूछ देगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का ही था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, दोनों सदनों के अधिकार जो थे समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, बजट पे स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, अभी भी है। कि बजट वगैरह जो आता है, तो बजट क्या हो जाता है? अगर मान लीजिए बजट जो अगर क्या बोलते हैं उसको, मनी बिल। मनी बिल से अगर संबंधित है, पावर किसको देंगे? निचले सदन के पास होता है। केंद्रीय बात करेंगे तो किस होता है? संसद के पास, लोकसभा के पास होता है। होता है लोकसभा कि नहीं के। होता है? ठीक है, वहां पर भी निचले सदन को बजट के बारे में पावर दिया गया था। बाकी दोनों चीजों में अभी भी आप देखोगे, साधारण बिल के मामले में जितना पावर लोकसभा को, उतना ही पावर राज्यसभा के, तो उस समय भी रखी गई थी। आपको इंपोर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है? अभी देखो, अभी आप भूल जाओगे। बताइए, केंद्रीय विधानसभा का समयकाल कितना रखा गया था उस समय? 5 वर्ष। विधानसभा का देखिए या गलती कर दी है। 3 वर्ष का, राज्य 3 वर्ष है 3 तो परिषद। 5 वर्ष। वर्ष है। यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे भूल जाना है। गुड। ठीक है, राज्य सर परिषद का कितना आप था? नहीं बोले, आप ही को समर्पित कर देंगे। हाँ, ठीक है, बताने यहाँ पे कितना था इसको, यहाँ पे राज्य। ठीक है, राज्य परिषद का राज्य कितना परिषद था? 5 ये वर्ष। 5 था। ठीक है, राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। 60 था, जिनमें से कितने मनोनीत होते थे? मनोनीत कितने होते थे? 34। मतलब 34। 34 निर्वाचित होते थे, बाकी मनोनीत होते थे। ठीक है, और यहाँ पे 5 वर्षों का इनका कार्यकाल था। इनके केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। 144। 144। इसमें से निर्वाचित कितने होते? निर्वाचित कितने होते थे? 104। 104। ठीक है, 104, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, कितना था? 104। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसमें मनोनीत 40 होते थे। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 3 वर्षों का होता 3 है। ठीक वर्ष है, का। दोनों का अधिकार जो थे बराबर थे, लेकिन केवल बजट के मामले में निचला सदन, और निचले सदन कौन था? केंद्रीय विधानसभा जो था निचला सदन, उसको अधिक पावर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1919 के एक में प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, प्रांतों में क्या लगाया जाता है? तो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है 1919 के अधिनियम में। द्वैत शासन के जनक की बात करें, उनका नाम क्या था? लियोनस कार्टियस। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? जिन्होंने उसमें द्वैत शासन प्रणाली के बारे में उस पुस्तक में इन्होंने लिखा था, क्या नाम था पुस्तक का? पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम डार्की था। क्या नाम था पुस्तक का नाम? डार्की। नोट कर लीजिए, पूछेगा। ठीक है, क्या नाम है? डार्की नाम है पुस्तक का। डार्की का मतलब क्या होता है? द्वैत शासन होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक में उन सारी चीजों को विस्तृत से चर्चा किया था। तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और 1935 के एक्ट में प्रांतों में से द्वैत शासन को अपलिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और कहाँ पे द्वैत शासन इंट्रोड्यूस करेंगे? तो केंद्र में द्वैत शासन लगेगा। ठीक है, कब? कब सेंटर में? 1935 के एक्ट में। ठीक है, आप इसे याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पे लियोनस कार्टिस याद रखेंगे। इसकी योजना के अनुसार क्या होता था? प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रांतीय विषय को 2 वर्गों में विभाजित करे। एक विषय का नाम था आरक्षित विषय, और दूसरा का नाम था, ठीक है, दूसरा का नाम हस्तांतरित। ठीक है, तो दोनों विषय में बांटा गया। आरक्षित विषय में क्या क्या रखा गया? तो वृत्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां। ठीक है, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, ठीक है, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवा, ये सारे के सारे विषय किसमें रखे गए?
तो सारे के समय विषय जो थे आरक्षित में रखे गए, ठीक है, इनको आरक्षित किया गया। हस्तांतरित विषय क्या क्या थे? तो शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार कर, ठीक है, ये सारे को हस्तांतरित विषय में रखे गए। मतलब जो मेन सब्जेक्ट जो है ना उसको आरक्षित में रख दिए गए, ठीक है, रिजर्व में, ठीक है, इसको ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में इसको रखा गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन चलाता था? गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से चलती थी। आरक्षित विषय जो था, इन सारे विषयों का प्रशासन चलाने के लिए कौन होते थे? तो गवर्नर होते थे और साथ में उनकी कार्यकारी परिषद होती थी। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था, ठीक है। विधान परिषद में जो मंत्री जो होते थे उस समय का विधान परिषद जस्ट लाइक अभी का विधानसभा, वहां के जो मंत्री जो होते थे उनके द्वारा मतलब क्या किया जाता था? चलाया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। प्रांतों में जो द्वैध शासन जो लगी जो थी उसको 1935 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? तो उनको मतलब क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आप इसे क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया दो तरह के सब्जेक्ट थे, एक आरक्षित थे और दूसरा जो था हस्तांतरित विषय था। तो आरक्षित विषय का प्रशासन की बात करेंगे गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। जबकि हस्तांतरित विषय के लिए, ठीक है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री जो होते थे वो मतलब गवर्नर के साथ मतलब क्या करते थे? मिलकर करते थे, ठीक है। आरक्षित विषय में मुख्यतः गवर्नर का, ठीक है, और मतलब उनकी कार्यकारी परिषद का योगदान हुआ करता था। जबकि हस्तांतरित विषय में गवर्नर के साथ साथ, ठीक है, विधान परिषद में जो मंत्री जो थे वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और 1935 में जाकर द्वैध शासन को मतलब प्रांतों से समाप्त करके इस सेम चीज को मतलब क्या किया जाता है? सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। हालांकि आप देखोगे 1919 के एक्ट में जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था उसको जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन बनती है, जो कि 1928 में भारत आती है। 1930 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो बोलती है क्या? कि प्रांतों में द्वैध शासन को बना के रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। लेकिन 1935 में जाके इसको मतलब क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। बताइए। इसका इस 1919 वाले का एक्ट का पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा समझा दीजिएगा, वो क्या था? पहला वाला पॉइंट मतलब? इधर वाले पेज पे जो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है ना, उसमें पहला वाला जो था, नहीं पहला, हाँ, ये जैसे कि वो डायरकी अगर वो होता है प्रांतों में कर लिया गया तो द्विसदात्मक क्या होता है? डूस अटाटमेंट के बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? हाउसेस होता है, ठीक है। हाउसेस की बात करेंगे, दो हाउस बने, ठीक है, दो हाउस बने। एक बना राज्य परिषद, राज्य परिषद को अपर हाउस कहा गया, जो कि अभी क्या है हमारे यहाँ दो तरह के, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। तो राज्य परिषद जो था वो विधान परिषद का प्रतिनिधि, सॉरी, राज्य परिषद जो था राज्यों का प्रतिनिधित्व करता था, प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, इसीलिए इसको राज्य परिषद कहा गया, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए। अस्थाई होती थी, क्या होती थी? ये अस्थाई होती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अभी अस्थाई होती है। एक जो था केंद्रीय विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा लोकसभा, नेशनल असेंबली, ठीक है, अभी जो सॉरी सेंट्रल असेंबली, लोकसभा, ठीक है, समझ गए ना। तो दो दो हाउसेस बनाए गए, अभी भी दो हाउस है कि नहीं? एक है मतलब क्या, अभी लोकसभा है, और एक राज्यसभा। ठीक है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा जो उस समय का जो था, उस समय का राज्य परिषद था। और केंद्रीय विधानसभा अभी वर्तमान का लोकसभा है। इसी में मतलब बम फेंक दिए थे, मतलब क्या नाम है? खुदीराम सॉरी भगत सिंह। भगत सिंह और बख्तियार दत्त ने बम फेंका था, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, 1929 में, समझ रहे हैं ना। यस सर। लेकिन जो इसका डायरकी जो था, डायरकी जो रखा गया, मतलब उनको प्रशासन, मतलब उन्हें मतलब उसको मतलब बांट दिया गया, ठीक है। द्वैध शासन में क्या किया गया? दो प्रकार के शासन व्यवस्था मतलब चलाई गई। सब्जेक्ट को बांटा गया, से एक हस्तांतरित विषय को रखा गया, एक आरक्षित विषय को रखा गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, ये हाउस था, ठीक है, दो तरह के हाउस थे। ये जो था प्रशासन का टाइप था, मतलब कौन सा विभाग मतलब किसके द्वारा दिखा जाएगा, तो दो दो ग्रुप बनाया गया, चलो तुम कुछ ये देख लो, तुम हम कुछ ये देख लेते हैं, ठीक है। जी सर। आप चलेंगे, और क्या था? तो भारत सचिव को अधिकार दिया कि भारत में महालेखाकार परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। क्या बोलते हैं? सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट में था? 1800 किस एक्ट में था? 1919 के एक्ट में था। किस एक्ट में था? 1919 के एक्ट में था, ठीक है। 1858 में क्या था? बनाने की स्वीकृति, मतलब कि बन सकता है, इंट्रोड्यूस हुआ था। 1858 के एक्ट में जो था उसमें महालेखाकार नहीं था, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट का था ना, लोक सेवा कुछ आयोग। तो लोक सेवा आयोग नहीं था वो क्या बोलते उसको याद नहीं आ रहा है, ठीक है।
मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, भारत सचिव को अधिकार दिया गया, भारत में महालेखाकार परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस अधिनियम में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1919 में। अब इसी के बाद पे देखोगे तो 1926 में एक लोकसभा आयोग भारत में बन जाता है, लेकिन उसके सिफारिश के लिए जो ली कमीशन जो बनती है 1923-24 में बनती, कब बनती है? 1919 के एक में ये बात कही गई इसे भारत में एक लोकसभा आयोग बननी चाहिए, इसके लिए ली कमीशन बनाया गया 23-24 में। और ली कमीशन ने अनुशंसा की और भारत में 1926 में आप देखोगे तो लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया। एक प्रश्न और भी बन जाता है, उससे पहले भारत में परीक्षा होना प्रारंभ हो गई थी 1922 में ही। आप देखते हो इलाहाबाद में, लंदन और मतलब भारत में एक साथ मतलब लोकसभा का परीक्षा का आयोजन करने का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये लोकसभा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब देखेंगे तो एक ज्वलंत मतलब आपका विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हो लोकसभा आयोग, उसकी स्थापना 1926 में ही हो गई थी। इसके लिए कौन सा कमीशन रिस्पॉन्सिबल थी? तो ली कमीशन आपको ये ध्यान में रखना है, जो कि 23-24 में बनी थी, ठीक है। चलिए आगे चलने के इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ पद को छोड़कर 3 सदस्यों भारतीयों को होना आवश्यक था। अब यहाँ पे देखेंगे ये जान गए थे तो भारत में हमको प्रशासन को चलाना था, भारतीयों का सहयोग हम को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने देखा कि 3 सदस्यों को भारत 6 में से 3 जो था वो भारतीय होना चाहिए था। कहाँ पे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में। लेकिन जो कमांडर इन चीफ का पद जो था वो भारतीयों को नहीं दिया गया था। क्या क्यों नहीं दिया गया? तो मतलब एक सैन्य पद था, अगर भारतीयों को दे देते तो बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है। इसलिए मतलब उन्होंने मतलब क्या किया, भारतीयों को ये पद नहीं देगा, अपने पास सुरक्षित रखे। लेकिन 6 जो सदस्य जो होते थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, उनमें से 3+3 का रेशियो लिखा गया। चलो 3 जो होंगे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के होंगे, 3 जो होंगे भारतीय होंगे, क्योंकि उनको लग गया था अगर भारत को अगर प्रशासन में अगर शामिल नहीं करेंगे तो चीजें ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे 1909 के एक में मैंने बोला था भारत में सांप्रदायिक का अधिकार दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। लेकिन मुसलमानों को तो दिया गया 1909 के एक में, हम लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन 1919 को एक में और भी ज्यादा बढ़ा दिया। 1919 के एक में देखेंगे तो सांप्रदायिक के आधार पर सिख को, भारतीय ईसाई को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन को विस्तारित किया गया। तो आप देखोगे बोलेगा कभी अगर पूछेगा से किस एक्ट में, ठीक है, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई तो 1909 के एक्ट हो जाएगा। अगर पूछेगा विस्तारित किसमें किया गया तो 1919 के एक्ट हो जाएगा और 1935 का भी एक्ट हो जाएगा। दोनों एक्ट में आप देखोगे सांप्रदायिक बात करेंगे, सांप्रदायिक क्या बोलते हैं उसको, आधार पे मतलब चीजों को मतलब विस्तारित किया गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें चल रही थी। इनमें से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट जो तैयार होती थी, ठीक है, उसमें से राज्य के बजट को भी मतलब क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किस एक्ट में? तो 1919 को एक्ट में, ठीक है। और इसी एक्ट में आप देखोगे वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। पूछेगा किस एक्ट में एक वैधानिक आयोग बनाया गया, तो 1919 के एक्ट में एक वैधानिक आयोग का भी मतलब क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। जिनका कार्य क्या कहा था, तो उनका कार्य 10 वर्षों का होता था, ठीक है। 10 वर्ष के बाद जांच करने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यही इसी एक में जो बात की गई थी वैधानिक आयोग बनाएंगे, और इसी के आधार पर आप देखोगे व्हाइट मैन कमीशन, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हो, वो भारत में आएंगे। लेकिन इसमें क्या कहा गया था, भाई साहब 10 साल के बाद आओगे। तो 1919 का एक्ट था तो उस हिसाब से कितने वर्षों के बाद आना चाहिए, 1929 में आना चाहिए था ना। लेकिन वो लोग कब आ जाते हैं, 1928 में ही भारत आ जाते हैं, ठीक है। कब आ जाते हैं, 1928 में ही भारत आ जाते हैं, क्योंकि इस एक्ट के आधार पर बात की गई थी भारत में आने के लिए, तो उनको बनना ही बाद में चाहिए। लेकिन 1927 में ही बन जाता है। कब बन जाता है, 1927 में ही बन जाता है, 1928 में भारत आ जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। क्या था, तो कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के आरक्षित करने की शक्ति दे दी गई। मतलब भारतीय प्रांत, ठीक है, इस समय बात करें भारतीय प्रांत की बात करेंगे, मतलब विधानसभा अगर बात के किसी भी तरह का कोई विधेयक बनाती है तो उसको वीटो कर सकता था, वो उसको रोक सकता था। या फिर अगर बात करेंगे तो उसको मतलब रोक सकता था, किसके लिए रोक सकता था, सम्राट के लिए रोक सकता था। जैसे केंद्रीय विधानसभा, माइक बंद कीजिए, अभी भी मान लीजिए विधानसभा कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति के लिए जब अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसको कभी राज्यपाल के लिए अनुमति के लिए जाता है तो राज्यपाल उसको बोलता है भाई साहब इसको सुधारो, ये ठीक नहीं है, ठीक है, वापस कर देता है। या फिर कभी कभी राज्यपाल को लगता है ये जो है ना थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं,
पब्लिक हित की बात है तो उसको रोक लेता है, रोक के उसको राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर देता है। तो थोड़ा सा अब आप देख लीजिए ऐसा ऐसा चीजें हो रही है। तो राज्यपाल के पास अभी विधायक रोकने का अधिकार, उस समय गवर्नर को अधिकार दिया गया। तो अगर विधानमंडल कोई कानून अगर बनाती है, ठीक है, तो उसको वो रोक सकती थी। क्या कर सकती थी? उसको रोक सकती थी या फिर उसको बीटो कर सकती थी। समझ गए ना? उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक का अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मतलब वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। और अध्यादेश जो होता था जस्ट लाइक कानून, ठीक है, जैसा कानून होता है वैसा ही मतलब क्या होता है, अध्यादेश होता था। लेकिन कानून और अध्यादेश में अंतर क्या होता है? कानून एक बार अगर बन जाए तो अस्थायी होता है। क्या होता है कानून? अगर एक बार भी अगर कानून बन जाए तो क्या होगा? अस्थायी होता है। जबकि अध्यादेश की बात करेंगे, अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश आप देखो कि एक लिमिट समय के लिए होता है। जब वो समय समाप्त होता है तो अध्यादेश भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे आप क्या ध्यान में रखोगे, अध्यादेश मुख्यतः कितने 6 महीना के लिए होता है। ठीक है, सदन के प्रारंभ होने से, ठीक है, अगर सदन नहीं चल रहा है, किसी कानून की आवश्यकता होगी, ठीक है, सदन नहीं चल रहा तो किसी कानून की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मतलब बात करेंगे तो आपका अध्यादेश बना के उस कानून को पारित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सदन अगर शुरू हो जाता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर में उस बिल को पास करवाना पड़ता है। अगर बिल अगर पार अगर नहीं होगा, ठीक है, बिल अगर पार अगर नहीं होगा तो उस कानून को मतलब समझिए कि 6 सप्ताह के बाद उसको मतलब स्वतः ही मतलब क्या किया जाता है, समाप्त माना जाता है। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी अध्यादेश का अवधि की बात करेंगे तो 6 महीना होता है। लेकिन अगर सदन अगर शुरू हो गया तो 6 सप्ताह के अंदर में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय भी टोटल ऐसा तो ही सारी 6 चीजें महीना जो 6 थी। सप्ताह ना हो जाएगा नहीं टोटल टाइम? नहीं, 6 महीना 6 सप्ताह नहीं होता है। ठीक है, 6 महीना होता है, ये तो फिक्स है। 6 तो महीना ये जो होता है, ये 6 फिक्स है। सप्ताह है ठीक है, बता रहा हूँ मैक्सिमम? कैसे होता है। ठीक है, सुनिए, मैक्सिमम तो 6 महीना है। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीना के अंदर में आपको क्या करे, कानून पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सदन अगर शुरू हो गया तो 6 सप्ताह में आप करवा लो, नहीं तो मतलब समाप्त मानी जाएगी। अधिकतम तो हो जाएगा तो इसका 6 महीना ही होगा। हाँ, अधिकतम 6 महीना, बिल्कुल। अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम जो है आपका क्या है, 6 मंथ है। ठीक है, अधिकतम कितना है? अधिकतम जो है 6 मंथ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए आगे चलते, आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। अब देखिएगा, मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज थे। अगर पूछेगा प्रथम वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिलता है, जबकि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहले मिल जाता है। ठीक है, हालांकि सभी को नहीं मिलता है, लेकिन मतलब मिल जाता, कुछ आधार होते हैं वोट देने के। लेकिन 1919 के एक्ट में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो था मिल जाता है। ठीक है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। अब इसके 1919 के एक्ट को जांचने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने साइमन कमीशन बनाया। क्या बनाया उन्होंने? तो उन्होंने साइमन कमीशन बनाया। अब साइमन कमीशन जो था वो भारत आता है, सारी चीजों की जांच पड़ताल करता है, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे साइमन कमीशन में बहुत अधिक विवाद था। इसको जांचने के लिए आप देखोगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 गो गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। और गोलमेज सम्मेलन का जो सारांश जो निकलता है, उसके बाद आप देखोगे 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको देखने को मिलता है। अगर पूछेगा भारत शासन अधिनियम जो था किस रिपोर्ट पर आधारित था, तो 1928 में जो साइमन कमीशन आई थी, जिसने अपना 1930 में रिपोर्ट दिया था, उसी के आधार पे ये थी। और अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत जो था, ये भारत शासन अधिनियम था। अगर पूछेगा इसमें कितनी अनुच्छेद थी, क्या बताएंगे? कितने अनुच्छेद था तो क्या बताएंगे? 321 अनुच्छेद था। कितना था? 321 अनुच्छेद था। 10 अनुसूची। अनुसूची कितनी थी, क्या बताएंगे? 10 सर। अब भारतीय संविधान पे इसका व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान पे इसका व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का आप देखोगे तो लगभग 80%, ठीक है, 70 से 80% भाग जो है यहीं से मतलब हूबहू ले लिया गया है, या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
अब यहाँ पे सारी चीजें चल रही थी, तो 1927 में एक बटलर कमीशन गठन किया गया था। बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था, बताएंगे जरा, क्या था बटलर कमीशन का उद्देश्य? हाँ, बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था? और 1927 में आया था ना। उद्देश्य बताए, सबको पता 1927 में आया था। उद्देश्य क्या था बटलर कमीशन का? बटलर नहीं कमीशन का मालूम है मुख्य सर, उद्देश्य था, बताइए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार और, ठीक है, देसी रियासतों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ा इच्छा नहीं, तमन्ना था, तुम किसी भी तरह से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का जो पार्ट जो है वो उसको साथ में मतलब क्या करेंगे, देसी रियासतों को शामिल कर भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। और अखिल भारतीय संघ का निर्माण में बात करेंगे, कभी भी ये पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें देसी रियासत शामिल होने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय संघ के तहत देखेंगे इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय। कितने थे? 11। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर, और ठीक है, और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। किसी भी तरह का दबाव नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि संघ में शामिल नहीं हो रहा देसी रियासत, चलो उस पर क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। उनको शामिल करना था। कैसे शामिल करना था? तो स्वेच्छा से शामिल करना था। लेकिन देसी रियासतों ने अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से क्या किया, इनकार कर दिया। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देसी रियासतों के लिए बोला गया तो ऐच्छिक था, क्योंकि मतलब 1958 के एक में क्या कही गई थी कि भारत सरकार अब कभी भी देसी रियासतों के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। भरानी का घोषणा पत्र, इलाहाबाद दरबार याद है ना, जहाँ पे कहा गया देसी रियासतों की चीजों में मतलब दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें चल रही थी, जिसमें आप देखोगे तो देसी रियासतों ने कहा भाई साहब मैं तो शामिल होने से रहा, इसलिए अखिल भारतीय संघ का जो सपना जो था वो सपना ही रह गया, ये चकनाचूर हो गया। ठीक है, इसके लिए बनी थी, कौन सी कमेटी बनी थी? बटलर बनी थी। कौन सी बनी थी? बटलर। उद्देश्य क्या था बटलर का? फिर बता रहा हूं, ब्रिटिश सरकार और देसी रियासत के बीच में संबंध को ठीक करना। ठीक है, देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पर जारी करने का अवसर ही नहीं दी आया। आप संघ प्रांतीय स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो प्रांतीय स्वतंत्रता की बात करेंगे, बिल्कुल 1935 के एक में प्रांतीय स्वतंत्रता की बात की गई थी। रीजन क्या था? तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को क्या किया गया? अंत कर दिया गया, और उन्हें एक स्वतंत्र, हेलो, क्या अध्यादेश जो है सर वो 6 महीना 6 सप्ताह होगा मैक्सिमम। लक्ष्मीकांत में भी दिए हुआ है सर। देखिए, अध्यादेश 6 महीना तो रहता है पूरा, तो ठीक ही है। ठीक है, अगर सदन अगर शुरू हो जाता है ना तो शायद 6 महीना से 1 सप्ताह तो, लेकिन ऐसे अगर सदन अगर 6 महीना के अंदर में नहीं होगा तो अध्यादेश समाप्त होता है। या लिखा हुआ है या फिर और लिखा हुआ, बताइए, या है या और है? उसमें दिए हुआ अधिकतम समय अवधि 6 महीना 6 सप्ताह। तो 6 महीना 6 सप्ताह या थोड़ी, या तो या लिखा होगा, ठीक है, 6 महीना या 6 सप्ताह, या फिर 6 महीना और 6 सप्ताह। एक बार हम देख लेंगे उसको। ठीक है, मुझे तो याद है तो सदन के बाद, ठीक है, सदन शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर में अगर बिल को नहीं पास होता है तो समाप्त मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जब सदन अगर शुरू हो गया तो बिल तो पास हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बात के राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के अधिकार से होता है, जबकि सदन किसका नेतृत्व? जनता का नेतृत्व करती है। तो बिल को पास होना चाहिए सदन शुरू होने के। ठीक है, अब कितना भी 6 महीना में आई थिंक समय बचा भी रहता है, लेकिन अगर सदन अगर शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर में अगर पास नहीं होता तो उसको समाप्त माना जाता है। वैसे हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, हम एक बार देख के इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रांतीय स्वतंत्रता की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें, प्रांतों में द्वैत शासन को व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, आप चलेंगे केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। क्या हो गया? तो केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना हो गया। तो 1935 के अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच भी स्थापित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची या संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची को आप लोग संघ सूची समझिए, प्रांतीय सूची को राज्य सूची समझिए, और संवर्ती सूची तो संवर्ती सूची है ही। ठीक है, तो केंद्र में 3 प्रकार का सूची बनाया गया। इसी तरह केंद्र में आप देखोगे तो केंद्र में आप देखेंगे तो क्या था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो द्वैत शासन एक तरह से केंद्र में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे परिसंघ सूची में कौन कौन सब्जेक्ट को रखा गया, जिसको अभी वर्तमान स्वरूप में हम लोग संघ सूची के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे परिसंघ सूची में, परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति दी गई, जिसमें से इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा,
नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय को इसमें सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रांतीय सूची, जिसको स्टेट के पास अधिकार थे। पुलिस किसका होता है? स्टेट का होता है, सेंट्रल का पुलिस होता है? किसका होता है पुलिस? स्टेट का पुलिस, होता है एक्सेप्ट दिल्ली। बिल्कुल ठीक है। पुलिस किसका विषय है? तो स्टेट का विषय है, ठीक है। लेकिन बोलेगा दिल्ली जो पुलिस किसका सेंटर है? का पुलिस होता है वो क्या होता है सर? होम मिनिस्ट्री का दिल्ली है। पुलिस किसका है? सेंट्रल का है, क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली केंद्र पुलिस शासित सेंट्रल राज्य है है। सर। बिल्कुल, जो केंद्र शासित राज्य होगा वहां का पुलिस किसका होगा? केंद्र का होगा। बाकी पुलिस जो है सब्जेक्ट टू स्टेट, मतलब राज्य का विषय है, ठीक है। जनगणना कराने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र का है या जनगणना फिर सब राज्य का है? केंद्र का स्टेट है। की बिल्कुल संघ का विषय है, ठीक है। अभी नीतीश कुमार केंद्र जनगणना करवा दिया है, इसी के लिए क्या हो गया था? हाईकोर्ट कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी, नहीं लगा दी थी तो भाई तुम जनगणना हाँ क्यों करवा रहे हो? जनगणना कराने का काम तो किसका है? केंद्र का है। सेंटर का है सर। बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय सूची के विषयों पे प्रांतीय विधानमंडलों का अध्ययन अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पे प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, जैसे राज्य को। प्रांतीय सूची का विषय पुलिस था, प्रांतीय लोकसभा और शिक्षा था। संवर्ती सूची की बात करेंगे तो संवर्ती सूची पे कानून दोनों बना सकते थे। इसमें परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के सक्षम थे। संवर्ती सूची के कुछ विषय दंडा विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, विवाह मतलब विवाह विच्छेद मतलब तलाक, ठीक है। तो इन पे जो कानून बनाने का अधिकार जो था दोनों के पास था। लेकिन अगर मान लेंगे एक दूसरे के शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जैसा अतिक्रमण करने का मतलब ये नहीं, ऊपर के उल्लेखित उपमंडलों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। न तो मतलब राज्य की शक्ति का अतिक्रमण केंद्र करेगा, और न तो केंद्र के शक्ति का अतिक्रमण क्या करेगा? राज्य करेगा। लेकिन सर वायसराय द्वारा आपात की, एक मिनट, वायसराय के द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पे परिसंघ विधानमंडल के प्रांतीय विषयों पे विधान बनाने की शक्ति थी। अब यहाँ पे देखेंगे परिसंघ के विषय पे केंद्र को पावर दिया गया, प्रांतीय विषय पे राज्य को पावर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर बात कीजिए आपातकाल अगर लगा होगा तो परिसंघ को मतलब संघ को मतलब केंद्र को प्रांतीय विषय पे कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, जो कि अभी भी होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं जो अभी बता रहे हैं सर कि पुलिस जो राज्य की मतलब होती है, तो सेंटर में जो फोर्स होता है वो कहाँ जाएगा सर? राज्य में जाएगा? सेंटर में कौन सा फोर्स होता है? जैसे कोई भी फोर्स हो, आईटीबीपी जैसे अरे सीआरपीएफ फोर्स और बीएसएफ। पुलिस में अंतर आपको नहीं दिखता है? पुलिस का काम क्या होता है? प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना। वो देश की सुरक्षा के लिए होता है कि मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन को, व्यवस्था को बना के रखने के लिए। वो सब सेंट्रल का है, वो फोर्स है, वो देश की सुरक्षा के लिए बना हुआ है ना, और किसी राज्य के लिए थोड़ी ना है। राज्य का अपना पुलिस है, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस। आईटीबीपी पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का आईटीबीपी, बिहार का आईटीबीपी, पंजाब का नहीं सर, आईटीबीपी। आपसे पूछ रहे हैं हम। फिर तो वो सब्जेक्ट ही अलग है। यहाँ पे पुलिस की बात हो रही है, वो क्या है? वो सैन्य बल है, ठीक है। चलिए, दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल के प्रांतीय विधानमंडल के विषय पे विधान बना सकती थी। संवर्ती सूची के विषय पे परिसंघ विधि प्रांत की विधि पे अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अविशिष्ट विधायी शक्ति अवस्था को दी गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो विषय जो था नहीं सर, कौन सा? सर क्या? सर नहीं सर, हम बता रहे हैं सर, हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट, मैं क्लिक कर देता हूँ सर। इसमें क्या होता है ना, अब बताइए ना क्या होता है। इसमें क्या होता है सर कि जो टीबीपी वगैरह है ना, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो गृह मंत्रालय और किसका है? जो गृह सेना मंत्रालय है ना, सेंट्रल का नहीं थल है। सेना, जल सेना, वायु सेना, वो रक्षा मंत्रालय के अंदर का आता है। जितना भी सुनिए, जितना बाकी भी पुलिस का जितना भी स्टेट पुलिस सशस्त्र बल जो होता है ना, सशस्त्र बल जितना भी होता है, जैसे सेंट्रल का आईटीबीपी ही हो है, गया, मगर उसका ठीक है, बीएसएफ हो गया, सब मतलब आता है गृह मंत्रालय। मंत्रालय का मतलब नहीं है, ठीक है। मंत्रालय का मतलब रक्षा मंत्रालय में मुख्यतः आर्मी वगैरह आता है। सशस्त्र बल की बात करेंगे, आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतन फोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सब तो गृह मंत्रालय का। पुलिस भी गृह मंत्रालय में, एसएसपी वगैरह होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो भी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जो कि स्टेट को सर्व करते हैं। तो वो दूसरा बात है, ठीक है। यहाँ पे पुलिसिंग की बात हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज था। तो यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे आपको देखा संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषय पे अगर दोनों कानून बनाते हैं, संघ को भी अधिकार दिया गया, राज्यों को भी अधिकार दिया गया। अगर दोनों अगर सेम विषय पे अगर कानून बना देते हैं तो संघ के कानून को ऊपर माना जाएगा, ठीक है। समझ गए?
चलिए आप चलेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर जी की युक्ति क्या थी? तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू ने। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इन्होंने ही कहा था। नेहरू जी। इन्होंने ही कहा था। ठीक है, चलिए मुझे इस आरोप में समझ में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्साहित उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, एक ने कहा था उषा विहीन काल, किसने कहा था? उषा विहीन, सूर्य विहीन उषा की समथिंग किसी ने कहा था, नहीं इसी ने कहा, अम्बेडकर जी नहीं सकता था, किसी ने कहा था याद नहीं आ रहा। 1935 के एक्ट के बारे में अम्बेडकर जी का कहना है से मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः मतलब उत्पादित कर दिया गया। आई थिंक 80% चीजों का मतलब हुबहू मतलब रखा गया है या फिर थोड़ा बहुत बदलाव करके, तो इसके बारे में कहते हैं। अब इसी एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट में था? सुप्रीम कोर्ट बताइए। 1862 में। हे भगवान, नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट में, लेजिस्लेटिव एक्ट। सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट में। ठीक है, चलिए हाई कोर्ट की बात करेंगे, 3 को हाई कोर्ट बनाया गया था 1862 में। ठीक है, 1861 के एक्ट में था। ठीक है, यहाँ पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 1935 के एक्ट में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात कही गई थी और इसका स्थापना 1937 में होता है। ठीक है, तो इसका अधिकार सिर्फ प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में कुछ न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्या ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में क्या थी? तो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था का इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार किसके पास था? 1935 वाला में ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। प्रांतीय विधानमंडल या फिर संघीय व्यवस्था का किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत में नहीं हो सकता था। ठीक है, भारत परिषद का अंत हो गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का फिर से विस्तार होता है। तो मैंने बोला ना 1909 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 में उसका विस्तार किया गया और 1935 के एक्ट में इसका और भी ज्यादा विस्तार किया गया। यहाँ पे देखिए, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थाओं को विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी किया गया और उनका विस्तार दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। तो अगर पूछेगा महिलाओं को निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1935 के एक्ट में। दलित को भी दे दिया गया, जिसके लिए गांधी जी बहुत दिन तक अनशन करते रहे। 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन करने की जो घोषणा जो की थी, और इसके लिए आप देखोगे पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। क्यों हुआ था? दलितों को, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया था इसलिए, लेकिन फिर से 1935 में दे दिया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का प्रस्तावना नहीं था। इसके बाद बर्मा का भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1937 में बर्मा भारत से अलग हो जाता, 35 के एक्ट में था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया इसी एक्ट में। बर्मा का प्रशासन भारत से चलता था। भारत के कहां से चलता था? बॉम्बे से चलता था। कहां से चलता था? बॉम्बे से बर्मा का प्रशासन चलता था। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्या है उसको भी जरा देखते हैं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख में नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट में कब हुई थी? 1934 के एक्ट से हुआ था 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 49 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या को इसमें मत देने का अधिकार दिया जाता है, क्या बताएंगे? तो 10% जनसंख्या को इसमें मतलब क्या दिया जाता है? मत देने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत को? तो 10% को मत देने का अधिकार दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है,
अब हम लोग चलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण होता 1935 के एक्ट में ही था। ठीक है, इसको भी आप लोग चाहे तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे 1947 का एक्ट जो कि अंतिम था। 1947 भारत का इसको कोई अधिनियम नहीं, इसमें स्वतंत्रता अधिनियम आपको लगा हुआ, इसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूलतः हम लोग चलेंगे आर्टिकल 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। आपके साथ आर्टिकल 395 तक एक एक लाइन आपको याद करवा दूंगा। बस आप लोग जो बताया जा रहा है उसको ध्यान बना के रखिएगा। जिनको भी बिहार एसएससी की तैयारी करनी है, बिहार एसएससी का ऑलरेडी बैच को लॉन्च कर दिया गया 299 में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, जिसमें दरोगा मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। दरोगा का मेंस बिहार एसएससी का प्री 18 महीने के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आएंगे सारे एग्जाम का उसमें तैयारी कराया जाएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी का सितंबर में एग्जाम होने वाला प्री और मेंस का तैयारी हमारे साथ कीजिए, मार्क्स 499 के। ठीक है, फी के साथ। ठीक है, उसकी भी वैलिडिटी 18 महीने की है। ठीक है, एनसीईआरटी से लेकर स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से इन्फॉर्मेशन को लेके इच्छा अनुसार दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक साथ ज्वाइन करना है तो 18 तारीख तक 499 के फी के साथ दरोगा बैच और बिहार एसएससी, सॉरी दरोगा बिहार एसएससी और साथ में बीपीएससी का भी बैच 499 में ही मिल जाएगा। जबकि 18 तारीख के बाद आपको दोनों के लिए अलग अलग आपको पे करना होगा। ठीक है, चलेंगे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या था। ठीक है, अगर किन्हीं को चाहिए, अगर किन्हीं को इस ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज को आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन बहुत याद करवा दिया जाएगा, कई बार करवाया जाएगा ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है। 4 जुलाई 1947 को आप देखोगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई 14 दिन के बाद 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, ये प्रश्न पूछता है, बताइए। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो क्या बताएंगे। इस अधिनियम में आप देखो 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी इस अधिनियम में, तो इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 20 धाराएं थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कितनी थी, 20 धाराएं थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। आगे चलेंगे और क्या था, तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न। 2 अधिराज्यों की स्थापना थी। 2 अधिराज्य कौन बनेगा, अधिराज्य क्या पूरी तरीके से राज्य नहीं, अधिराज्य डोमिनियन। आप समझेंगे अधिराज्य और राज्य में क्या अंतर, स्वराज्य और अधिराज्य में क्या अंतर होता है, देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों के एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करता रहेगा। ठीक है, अब संविधान सभा जो होगा विधानमंडल के रूप में कार्य करता रहेगा। जैसे भारत का भी बात करेंगे, संविधान सभा जो था अब संविधान बनने के बाद वही अंतरिम मंत्री परिषद के रूप में काम करेगा, क्योंकि पहला चुनाव तो 1950 में होता है ना, और देश 1947 में आजाद हो गया, तो देश का प्रशासन कैसे चलाएंगे। तो संविधान सभा जो बना वो भी अंतरिम संसद के रूप में भी मतलब कार्य करता रहा। ठीक है, जब तक संविधान सभा है संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया जाएंगे। ठीक है, 1935 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन होगा। अब संविधान बनने में वक्त लग जाएगा, तो उस प्रशासन को कैसे चलाएंगे, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाएंगे। जैसे पाकिस्तान का संविधान कब बनता है, पाकिस्तान का सन 1956 में बनता है। तो आजाद तो पाकिस्तान 1947 में हो गया, लेकिन भारत ने अपना संविधान 1950 में ही बना लिया, 1949 में ही बन गया था आखिरी महीने में। तो भारत का तो जल्दी बन गया, तो चलो भारत ने 2-3 साल तक चलाए, ज्यादा नहीं चलाए। तो पाकिस्तान आजादी के बाद भी काफी दिनों तक और 1935 के एक्ट के तहत अपने प्रशासन को चलाता रहा। देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन की जो सर्वोपरिता थी उसको अंत कर दिया गया। उनको ऑप्शन दिया गया, भाई साहब तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हो, या तो भारत में जाओ या फिर पाकिस्तान में जाओ या फिर तुम स्वतंत्र भी रहोगे। मतलब भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता मतलब देशी रियासतों को दी गई, या तो तुम पाकिस्तान में जाओ या फिर भारत में जाओ या फिर तुम क्या रहो, तो तुम मतलब स्वतंत्र रहो। और इस अधिनियम के तहत भारत की बात करेंगे तो इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पचहत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। तो इस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को सिंध नहीं मिला, बलूचिस्तान नहीं मिला, पश्चिमी पंजाब नहीं मिला, 2 टाइप पंजाब, एक पंजाब हमारे पास एक उनके पास। ठीक है, एक पूर्वी बंगाल नहीं मिला,
जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 75 सीमा प्रांत नहीं मिला जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे, और असम का सिलहट जिला नहीं मिला। यही मैं कल परसों भी करंट में बता दें, सिलहट हमारे पास नहीं है। ये सिलहट असम में पड़ता था, लेकिन बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। बाकी शेष राज्य क्षेत्र जो था भारत को मिल गया। सिलहट जिले भी हमारे पास है कि नहीं है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। सिलहट जिले भारतीय स्वतंत्रता 1947 के परवित होने के पूर्व जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ये बांग्लादेश में पड़ता है, सिलहट की कहाँ पड़ता है, एक मिनट देखने दीजिए थोड़ा। Sylhet district located in northeast Bangladesh, one of the 4 district of the Sylhet division. सिलहट वर्तमान में बांग्लादेश में ही पड़ता है। हाँ ठीक है, सिलहट बांग्लादेश में पड़ता है, जो कि हम करेंट क्लास में बता भी रहे थे, तो किन्हीं ने कहा था नहीं सर भारत का हिस्सा है, ठीक है। सिलहट उस समय पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। जब पाकिस्तान से जब पूर्वी बंगाल अलग होता है, तो पूर्वी बंगाल के साथ ही बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। अब ये समाप्त हो गया यहाँ पे। भारतीय संविधान का क्रमवार इतिहास जो था, यहीं पे आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे सीधे संविधान सभा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने का?